आज की इस वीडियो में हम फ्लाइट 447 की मिस्टीरियस घटना और उसके पीछे के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 दिन 31 मई 2009 ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10:30 बजे पेरिस के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन के अंदर कुल 228 लोग सवार थे। ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटों का सफर कर चुका था। एटीसी लगातार संपर्क में था। ये प्लेन अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था। तभी एटीसी का कंट्रोल प्लेन से टूट गया। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों में प्लेन एटीसी की रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र के उस पार सेनेगल एटीसी प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतजार कर सकता था कि कब प्लेन रेंज में आ जाएगा और हम दोबारा से उससे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन्स को उस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलना शुरू होने लगे। ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के आने के इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के रिलेटिव को ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या, और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन कैसे क्रैश हो गया। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम्स को सिलेक्ट किया गया। पहला ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन के डेब्रिज और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज को निकालकर उसके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया जा रहा था। कुछ डेड बॉडीज पहचान में तो आ गई, लेकिन किसी की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके कपड़ों को देखकर उनकी पहचान की जा रही थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई। 16 दिन की खोजबीन के बाद भी 228 में से सिर्फ 50 बॉडीज को ही रिकवर किया गया। बाकी बचे लोग प्लेन का ब्लैक बॉक्स सब कुछ समुद्र की गहराइयों में खो चुके थे और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी। समुद्र की गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। ये सबमरीन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। दिन गुजरते गए और फाइनली लगभग 12 महीने की खोजबीन के बाद भी 7000 स्क्वायर किलोमीटर छान मारने के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। समय के साथ साथ अब उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। उन्होंने कुछ ऐसे अंडर वाटर बॉक्स को समुद्र के अंदर भेजा जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक थी और इसे रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता था। ये पनडुब्बियों की खास बात ये थी कि समुद्र की सतह को स्कैन कर सकता था और एक मैप तैयार कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे कि एक सैटेलाइट मून को स्कैन करके उबड़ खाबड़ जगहों का पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद स्कैन किए हुए पिक्चर्स में प्लेन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में दिखाई दिया। तुरंत ही वहां पर खोजी दल को भेजा गया और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों को 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि इन्होंने सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही इस ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। घटना के 3 साल बाद अब वक्त आ चुका था इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने का। ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सामने रखी उसने इन्वेस्टिगेटर्स की सोच को ही बदल के रख दिया। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ान के 3 घंटे बाद से, जब यह प्लेन ब्राजील एटीसी के संपर्क से बाहर हो गया। एटीसी को लग रहा था कि ये हमारी रेंज से बाहर चला गया हो। वहीं समुद्र के उस पार पेरिस का एटीसी भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ ही मिनट बाद हम प्लेन से संपर्क बना लेंगे, पर फ्लाइट 447 असल में एक भयानक मुसीबत में फंस चुकी थी। ये प्लेन तूफानी बादलों के बीच फंस चुका था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी पायलट को बताता है, पर यह रडार सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करता है,
लेकिन प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर ये एक बार तूफानी बादलों में घुस जाए तो किसी भी तरह से प्लेन को उसका सामना करना ही पड़ेगा। बात करें वेदर रडार की, ये पहले ही इन्फॉर्म कर देता है तूफान में मौजूद वाटर ड्रॉप को डिटेक्ट करके और पायलट को डिस्प्ले में दिखा देता है कि आगे मौसम खराब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये पायलट को तूफान के बारे में कितनी देर पहले पता चलता है? आखिर वेदर रडार का रेंज क्या होता है? यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक प्लेन तूफान को कितनी दूरी तक देख सकता है ये डिपेंड करता है एंटीना के पावर पर और धरती के गोलाकार आकार पर। सपोज ये हमारी धरती है और ये है आपका प्लेन। अगर आप प्लेन की नोज को ऊपर की ओर पॉइंट करते हैं तो हो सकता है ऊपर आपको तारे दिख जाए। अगर आप थोड़ा नीचे पॉइंट करते हैं तो हो सकता है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख जाए। अगर थोड़ा और नीचे करेंगे तो हो सकता है आपको सैटेलाइट्स दिख जाए। लेकिन अगर आप अर्थ के कर्वेचर पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा और जैसे जैसे नीचे की ओर पॉइंट करते जाएंगे वैसे वैसे रेंज कम होता जाएगा। बेशक फ्लाइट 447 के पायलट को पहले ही पता लग गया होगा कि वह बादलों के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और उस वक्त कोई चारा भी नहीं बचता जब चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल हो। फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी जो कि -40 डिग्री के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक था, सिर्फ ATC से संपर्क टूटा था और उसकी अभी जरूरत भी नहीं थी। कुछ मिनट बादलों के बीच में उड़ान भरने के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें बर्फ के टकराने की थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे का उड़ान भरना था, इसलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन 3 घंटे ऑलरेडी प्लेन उड़ा चुका था और इसीलिए वह रेस्ट करने के लिए चले गए। अब प्लेन का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलट से कम था। रात का समय, फिर तूफान, फिर बर्फ की टकराने की आवाजें, इन सारी घटनाओं से को पायलट पैनिक होने लगा था। पर डरने की बात अब तक भी नहीं थी क्योंकि जब तक ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा है तब तक ये ऑटो पायलट प्लेन को अच्छे से तूफानों के बीच से भी उड़ा सकता है। रही बात बर्फ की तो उसका कोई भी इलाज नहीं था। ये बर्फ के टुकड़े अब प्लेन के पिटोट ट्यूब यानी कि उन सेंसर्स को फ्रीज करने लगा था जो ऑटो पायलट को इम्पोर्टेंट जानकारी देता है, जैसे कि कितनी तेजी से हवाएं चल रही है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, प्लेन के नोज का पोजीशन सही है या नहीं, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या है। ये सारे के सारे सेंसर्स फ्रीज होने लगे थे जिसकी वजह से प्लेन में भले ही 2 या 3 ऑटो पायलट हो पर इन्हें भी जानकारी सेंसर से ही मिलती है। ये इन सेंसर्स की मदद से ही अपने एनवायरनमेंट को जज कर पाते हैं और अगर इन सेंसर्स में कोई खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ हुआ। पिटोट ट्यूब आइस के कारण ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब तक ऑटो पायलट की वजह से ही प्लेन स्टेबल कंडीशन में उड़ रहा था पर अचानक इसके डिसएंगेज हो जाने के कारण ये प्लेन लेफ्ट की ओर रोल करने लगा। को पायलट ने तुरंत ही प्लेन को मैनुअल कंट्रोल में ले लिया और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को राइट की ओर मोड़ दिया। अब ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर रोल हो रहा था तो कभी राइट की ओर और को पायलट प्लेन के रोलिंग को स्टेबल करने में लगा हुआ था। करीब 3-4 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच दिया जिसके कारण प्लेन का नोज ऊपर होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड लगातार तेजी से बढ़ने लगा। जब भी प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ने लगता है तब ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पर मिनट के स्पीड से प्लेन को ऊपर ले जाना होता है। लेकिन फ्लाइट 447 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वह भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन का एंगल ऑफ अटैक बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और ये खतरे की पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से यानी कि प्लेन के नोज के ऊपर होने की वजह से विंग्स में लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवाओं के टकराने से प्लेन में ड्रैग भी बढ़ने लगा जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा। को पायलट पहले से ही कंफ्यूज था और काली अंधेरी तूफानी रात में प्लेन का एल्टीट्यूड, प्लेन का स्पीड, प्लेन का ऑटो पायलट, बर्फ के टकराने की आवाजें
इन घटनाओं के कारण को पायलट पहले से ही डरा हुआ था और फिर से एक मुसीबत सामने आ गई और ये था स्टॉल अलार्म। दोस्तों, जब प्लेन का नोज अधिक ऊपर चला जाता है तो हवाएं तेजी से प्लेन में टकराने लगती है और प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव स्टॉल। ठीक इसके विपरीत, अगर प्लेन का नोज जरूरत से अधिक नीचे चला जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है नेगेटिव स्टॉल। फ्लाइट 447 अब स्टॉल कंडीशन में जा चुका था। प्लेन अब को पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। अब दूसरे पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। पायलट प्लेन के नोज को डाउन करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन कर रहा था, लेकिन को पायलट अभी प्लेन के साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की ओर मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि सुने तो आखिर किसकी बात सुने, पायलट या फिर को पायलट। यहाँ पर अलग अलग कमांड होने की वजह से पायलट के द्वारा लिए जा रहे सही डिसीजन को कंप्यूटर कैंसिल कर दे रहा था। पायलट अब प्लेन के नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन के स्पीड में कमी होने लगी और को पायलट तो अभी साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था। अब ना तो पायलट और ना ही को पायलट नोज को कंट्रोल कर पा रहे थे। प्लेन का स्पीड लगातार कम होने से और लिफ्ट ना मिलने से ये एक पत्थर की तरफ नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पर एंट्री हुई कैप्टन की, जो कि इस प्लेन में सबसे एक्सपीरियंस पायलट है, और अफसोस उनकी एंट्री बहुत लेट हुई। उन्होंने देखा कि स्टॉल अलार्म कभी ऑफ हो रहा था तो कभी ऑन हो रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी प्लेन का सेंसर ऑन हो रहा था और ऑन होते ही ये बताने की कोशिश करता कि प्लेन इंस्टॉल कंडीशन में जा चुका है, लेकिन फिर बर्फीले तूफान उस सेंसर को ब्लॉक कर दे रहे थे और दोबारा से स्टॉल वार्निंग अलार्म बंद हो रहा था। कैप्टन के पास पहली चुनौती थी नोज को डाउन करना, तभी प्लेन को बचाया जा सकता था। अब प्लेन का नोज और बढ़कर 40 डिग्री हो चुका था। कैप्टन के आने के बाद को पायलट को ये एहसास हुआ कि वह उस साइड स्टिक को पीछे खींच रखा था और इसी कारण से अब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, पर गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड अब बेहद स्लो हो गई थी। ये प्लेन अब फ्लाई नहीं कर रहा था और ना ही ग्लाइड कर रहा था, एक पत्थर की तरह बेजान होकर नीचे गिर रहा था। ये अलार्म मौत की आखिरी घंटी थी, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन जमीन के बहुत अधिक नीचे आ जाता है। ये अलार्म बताता है कि प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये जमीन से टकरा जाएगा। पर फ्लाइट 447 के पायलट चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय मौत का इंतजार करने के। लग रहा था जैसे 228 लोगों को किसी चीज में कैद करके 38,000 फीट से नीचे समुद्र की ओर फेंक दिया होगा। कुछ ही सेकंड बाद ये प्लेन समुद्र से टकरा गया और बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। इस प्लेन क्रैश ने कई सारे घरों के जलते हुए दिए को बुझा दिया। वहीं कई सारे पायलट्स को एक नई सीख देगा कि कैसे सामना किया जाता है ऐसी कंडीशन में, ऐसे तूफानी बादलों में। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ऑटो पायलट की आंखें नहीं होती, ये सेंसर की मदद से अपने एनवायरनमेंट को जांच करके प्लेन को कंट्रोल करता है। अगर आपका प्लेन बादलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है तो आप इसे अवॉइड करके दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर चले जाते हैं तो बस एक ही ऑप्शन बच जाता है, जब तक ये क्लाउड्स खत्म ना हो जाए प्लेन को उसी तरह उड़ाते रहो। चाहे प्लेन कितना भी हिले, कितना भी डोले, कितना भी रोल हो जाए, इन सब चीजों की परवाह न करते हुए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्लेन को सिर्फ स्टेबल करने की कोशिश करें, ना कि डायरेक्शन को बदलने की, क्योंकि ये नेचर और हवाओं की मदद से प्लेन्स फ्लाई करते हैं। आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, बस उसकी मदद से फ्लाई कर सकते हैं। भले ही प्लेन के सारे सेंसर्स डेड हो जाए, भले ही ऑटो पायलट अपना काम करना बंद कर दे, चाहे इंजन फेलियर ही क्यों ना हो जाए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस प्लेन को सीधा उड़ाते रहना और कुछ नहीं। हालांकि खराब सेंसर्स की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना बड़ा हादसा तो नहीं होगा। फ्लाइट 447 के पायलट ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच लिया। आमतौर पर को पायलट का एक्सपीरियंस कम होता है और ऐसी भयानक सिचुएशन में अक्सर लोग घबरा जाते हैं।
काली अंधेरी रात, खराब सेंसर, खराब ऑटो पायलट, बर्फ की टकराने की आवाजें, स्टॉल वार्निंग अलार्म, इतने सारे प्रॉब्लम एक ऐसे पायलट के साथ होते हैं जिसे बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। इस प्लेन के हादसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई। 16 दिन की खोजबीन के बाद भी 228 में से सिर्फ 50 बॉडीज को ही रिकवर किया गया।